दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स के हम 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस 35 क्वेश्चन में से आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाएगा, इसलिए दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों हम सभी प्रश्न को आपको हम अच्छे तरह से समझाएंगे ताकि आपको एक बार में ही आसानी तरीका से याद हो जाए, इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो दोस्तों इस कहने का मतलब मेरा यह जो वीडियो है मेरा फिजिक्स का रिवीजन वीडियो है, यह मेरा 5वां रिवीजन वीडियो है। ठीक है, अगर आप 4 वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है दोस्तों रिवीजन वीडियो में अगर आप पूरा वीडियो हमारा रिवीजन का देख लेते हैं तो दोस्तों आपका जो है इसमें टोटल हम जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही आपको हम जो इसमें सेलेक्ट करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपको जो है दोस्तों एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इसलिए दोस्तों आप फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये रिवीजन है, आपको जो है वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और 35 के 35 प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है समान है और उसका परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न माने अलग अलग है तो कहलाता है। तो पहला ऑप्शन रहा है समस्थानिक, दूसरा रहा है समभारिक, तीसरा रहा है समन्यूट्रॉनिक और चौथा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि परमाणु संख्या अगर समान रहेगा यानी सेम रहेगा और परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न रहता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे समस्थानिक बिल्कुल करेक्ट हो गया। और समभारिक किसे कहते हैं? जिसमें जो है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहेगा तो उसे जो है हम समभारिक कहते हैं। आप दोनों को याद रखिएगा। इसको समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं और इसे आइसोबार कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसमें परमाणु संख्या जो है समान रहेगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक जो है परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा और उसमें परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगा। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है जो जेड जो है परमाणु क्रमांक है और ए जो है द्रव्यमान संख्या है, तो आपको बताना है कि जो परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होगा क्या होगा। तो दोस्तों प्रोटॉन की जो संख्या बराबर होता है दोस्तों वह क्या होता है? वह परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? मेरा जेड दिया हुआ है, तो मेरा प्रोटॉन की संख्या जो बराबर होगा वह परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो मेरा पी प्रोटॉन की संख्या जो हो गया वह जेड के बराबर हो गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है? मेरा ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए जो है प्रोटॉन की संख्या है वह जेड होगा, माने जैसे उसका संख्या जो होगा जेड होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है मूल कण नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है न्यूट्रॉन, दूसरा में दे रहा है प्रोटॉन, तीसरा में दे रहा है अल्फा कण और चौथा में दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों मूल कण जो है कहने का मतलब किसी भी परमाणु में जो प्रेजेंट रहता है दोस्तों उसे मूल कण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इसमें दोस्तों अल्फा कण जो है सी ऑप्शन में दिया हुआ है, अल्फा कण वह जो है मूल कण नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों यह तीनों जो है यह मेरा मूल कण है। ठीक है, यानी परमाणु में यह प्रेजेंट रहता है, तो यही जो हो गया मूल कण होता है। तो मेरा यहाँ पे अल्फा कण जो है मूल कण में नहीं है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि कैथोड किरणें हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैथोड किरणें हैं, तो दोस्तों कैथोड किरणें जो होता है पहला ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, दूसरा है धन आविष्ट कण है, तीसरा है अनाविष्ट कण है और चौथा है ऋण आविष्ट कण है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं और दूसरा है धन आविष्ट यानी पॉजिटिवली चार्ज कण है पार्टिकल। ठीक है, और अनाविष्ट कहने का मतलब कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल है और ऋण आविष्ट कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कैथोड किरणें जो होता है वह ऋण आविष्ट कण होता है यानी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल होता है। तो मेरा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब कैथोड किरणें जो होता है दोस्तों वह ऋण आविष्ट कण होता है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि एक्स किरणें, दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्स किरणें, तो पहला ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है कि प्रकाश के वेग से चलती है, दूसरा में दे रहा है प्रकाश के वेग से अधिक वेग से चलती है, और तीसरा में दे रहा है प्रकाश के वेग से कम वेग से चलती है, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स किरणें जो होता है दोस्तों वह प्रकाश के वेग से चलती है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश के वेग से चलती है करेक्ट हो गया, यानी एक फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश के वेग से चलती है करेक्ट हो गया। एक्स किरणें जो होता है दोस्तों वह प्रकाश के वेग से चलती है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य हो रहेगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिकों में जो होगा दोस्तों अवश्य रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे प्रोटॉन दे रहा है पहला ऑप्शन, दूसरा में दे रहा है न्यूट्रॉन, तीसरा में दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और चौथा में दे रहा है पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों इस तरह से अगर कोई परमाणु है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो नाभिक है, ठीक है, यहाँ पे नाभिक हो गया, इधर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे नाभिक यानी न्यूक्लियस, तो दोस्तों न्यूक्लियस में जो होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है दोनों रहता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, तो दोस्तों अवश्य जो रहेगा वह प्रोटॉन रहता है, ठीक है, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि कैथोड किरणें में, दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैथोड किरणें में पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा में विद्युत चुम्बकीय तरंग, तीसरा में इलेक्ट्रॉन, और चौथा में अल्फा कण। तो दोस्तों आपको पीछे बताएं कि कैथोड किरणें जो होता है दोस्तों निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज हो गया यानी इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, क्या रहता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है दोस्तों निगेटिव चार्ज होता है, तो मेरा यहाँ पे कैथोड किरणें में जो होता है इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, बाकी सब ऑप्शन गलत हो गया। मेरा कैथोड किरणें में जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्यों, ठीक है, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि अल्फा कण, दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्फा कण, तो ए ऑप्शन में दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा में दे रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग, तीसरा में दे रहा है हीलियम न्यूक्लियस, और चौथा में दे रहा है हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो दोस्तों अल्फा कण जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है दोस्तों, तो वह जो होता है हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्फा कण जो है दोस्तों वह हीलियम न्यूक्लियस को ही कहने का मतलब अल्फा कण कहते हैं, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, हीलियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि लैब को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लैब कहने का मतलब लेबोरेटरी को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है परावैज्ञानिक किरण, दूसरा में दे रहा है अवरक्त किरण, तीसरा में दे रहा है एक्स किरण, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लैब को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे परावैज्ञानिक किरणें बिल्कुल करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप आसानी ऐसे अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब लैब के बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए, मैंने बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए जो है परावैज्ञानिक किरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कि यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का जो यूनिट होता है दोस्तों वह क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रहा है एम्पियर, दूसरा दे रहा है एम्पियर मीटर, और तीसरा दे रहा है ओम एम्पियर, और चौथा दे रहा है जूल। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट करंट का जो यूनिट होता है दोस्तों वह एम्पियर होता है, ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे एम्पियर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे एम्पियर करेक्ट हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो यूनिट होता है वह एम्पियर होता है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि रीडर वर्ग नियतांक का मात्रक होता है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है रीडर वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो पहला ऑप्शन रहा है मीटर, दूसरा रहा है प्रति मीटर, और तीसरा रहा है जूल, और चौथा रहा है कूलॉम। तो दोस्तों यहाँ पे रीडर वर्ग का नियतांक जो होगा दोस्तों, सॉरी रीडर वर्ग नियतांक का जो मात्रक होगा दोस्तों वह प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे प्रति मीटर बिल्कुल करेक्ट हो गया। और जूल जो मात्रक होता है दोस्तों वह वर्ग का होता है, और कूलॉम जो है वह आवेश का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और मीटर जो है लेंथ का होता है, लेकिन प्रति मीटर यहाँ पे मेरा रीडर वर्ग का नियतांक पूछा जा रहा है तो प्रति मीटर हो जाएगा, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के खोज जो किए थे वो किसने किए थे, तो पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा में चैडविक, तीसरा में रदरफोर्ड, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो खोज किए थे वह जे थॉमसन ने किए थे, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे जे थॉमसन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। और चैडविक जो है दोस्तों वह किसका खोज किए थे, तो वह मेरा न्यूट्रॉन का खोज किए थे चैडविक, ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज अगर पूछे कि किसने किया था तो चैडविक, और रदरफोर्ड के खोज किसने किया, मैंने सॉरी प्रोटॉन के खोज किसने किया, तो वह रदरफोर्ड ने किए। मेरा इलेक्ट्रॉन का हो गया जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन का हो गया चैडविक, और प्रोटॉन का जो हो गया वह रदरफोर्ड। आप तीनों याद कर लीजिए, तो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे जे थॉमसन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है
कि पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में किसने किया। दोस्तों पॉजिट्रॉन का जो खोज हुआ था वह 1932 में हुआ था। तो वह किसने किया था? तो पहला ऑप्शन रहा है रदरफोर्ड, दूसरा नंबर है चैडविक, तीसरा नंबर एडरसन और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन का जो खोज हुआ था एडरसन ने किए थे 1932 ईस्वी में। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछे थे कि निम्नलिखित में कौन जो है विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, मैंने स्लेटेड नहीं होगा। तो मेरा पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र से जो त्वरित नहीं होगा वह कौन नहीं होगा? तो वह न्यूट्रॉन हो जाएगा। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होगा विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर जो होता है वह जो होता है न्यूट्रल होता है, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन जो होता है दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज, मैंने नेगेटिव चार्ज इस पर रहता है। इसलिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र से यह सब त्वरित हो जाएगा, मैंने स्लेटेड हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन जो है कोई भी इस पर चार्ज नहीं रहता, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी जेड जो होता है वह क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस के प्रोटॉन के संख्या के बराबर, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर और परमाणु के किसी भी एक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बराबर और चौथा जो है परमाणु के सभी कणों के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों वह जो होता है प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। आपको याद कर लेना है कि मेरा अगर परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों वह प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। तो मेरा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या के बराबर जो होता है परमाणु क्रमांक होता है। और एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों वह एटॉमिक मास जो होता है वह जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या दोनों को जोड़ने के बाद जो मेरा जो आता है संख्या वही जो होता है एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे अगर परमाणु द्रव्यमान पूछता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या के जो योग को जो है परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रमांक पूछा जा रहा है तो वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ है। दोस्तों यहाँ पे पूछे जा रहा है कौन जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है थोरियम और तीसरा ऑप्शन है रेडियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है इनमें से सभी है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप और भी हमारे दूसरे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी जो है हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं प्लेलिस्ट करके। जिस भी आप प्लेलिस्ट में मैंने जिस भी सब्जेक्ट का आप देखना चाहते हैं उसका लिंक पर आप क्लिक करें और उसका वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप वो सब VVIO इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को है ज़रूर देख लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा हो। इसलिए दोस्तों फटाफट वो सब रिविजन कर लीजिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे तरह से बताया गया है, आपको अच्छे तरह से समझाया गया है ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। और दोस्तों अगर वो सब वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो उससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आप फटाफट वो सब वीडियो देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं किसका द्रव्यमान होता है वो सबसे अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्रव्यमान जो होता है सबसे अधिक होता है वह न्यूट्रॉन का होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। और सबसे कम अगर पूछे दोस्तों तो वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आपको सबसे अधिक जो है न्यूट्रॉन का और सबसे कम जो होगा न्यूट्रॉन का होगा। और देखिए आपको हम बता देते हैं दोस्तों फटाफट, आप वैल्यू भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो होता है दोस्तों वह 0.0000549 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो होता है वह AMU में होता है। ठीक है, AMU में होता है, आप ये भी याद रखिएगा 0.00549 होता है। और प्रोटॉन का जो होता है दोस्तों कितना होता है 1.007 होता है, AMU में होता है। और न्यूट्रॉन का जो होता है 1.00870 होता है। ठीक है, ये भी AMU में होता है। ठीक है, AMU में होता है। तो मेरा यहाँ पे देखिए सबसे वैल्यू अधिक किसका हो रहा है, तो मेरा देख रहा है न्यूट्रॉन का सबसे अधिक हो जा रहा है 1.00870 हो रहा है, मैंने सबसे अधिक हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जो हो रहा है सबसे कम हो रहा है, क्योंकि ये लगभग 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 नहीं बोल सकते लेकिन 0 के बराबर है, इसलिए सबसे कम मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्रोटॉन हो गया दोस्तों, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का लगभग बराबर ही होता है, लेकिन जो है इससे थोड़ा सा कम होता है, यानी न्यूट्रॉन का जो मेरा सबसे अधिक हो जा रहा है। तो आप ये वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं।
आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्यमान जो है सबसे अधिक किसका होता है, तो वह न्यूट्रॉन का होता है। अगर सबसे कम पूछते तो कह दे तो मेरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटॉन का जो होता है दोस्तों मैंने दोनों के बीच में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव किरणें जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है 2, दूसरा में दे रहा है 3, और तीसरा में दे रहा है 4, और चौथा में दे रहा है 5। तो दोस्तों रेडियो एक्टिव किरणें जो होते हैं दोस्तों वह 3 प्रकार का होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन होता है, तो अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव किरणें जो है दोस्तों अल्फा, बीटा, गामा किरणें होती है। तो यहाँ पे 3 मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर। दोस्तों 19वां नंबर करने से पहले दोस्तों आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाया है। और दोस्तों इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त का भी हेल्प हो जाए। और दोस्तों अगर हमारे इस चैनल को जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी ही कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन हो सके और अपना एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वह किसके द्वारा होती है। तो पहला ऑप्शन है एक स्थिर आवेश, दूसरा में है अनावेशित आवेश, तीसरा में है एक त्वरित आवेश, और चौथा में गतिशील आवेश। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो उत्पत्ति होती है वह एक त्वरित आवेश के द्वारा होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक त्वरित आवेश के द्वारा जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों आप पे पूछा जाए कि मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का जो है सबसे लघु यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है, कौन होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रहा है माइक्रो तरंग, दूसरा में रहा है परावैज्ञानिक, और तीसरा में रहा है एक्स किरण, और चौथा में रहा है गामा किरण। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो कौन सा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पेक्ट्रम में जो है तरंग मैंने जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वह उसका जो है लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे कम है, ठीक है, यानी सबसे लघु तरंगदैर्घ्य वाला है, ठीक है। तो दोस्तों गामा किरणें जो होती है, गामा किरणें जो होती है उसका जो गामा रे जो होता है दोस्तों वह जो होता है उसका जो कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य होने यानी वेवलेंथ जो होता है वह सबसे कम होता है, सबसे लघु होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पेक्ट्रम का जो सबसे लघु तरंगदैर्घ्य वाला जो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो होता है वह कौन होता है, तो गामा किरणें होती है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है दोस्तों। कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा में रहा है अनुप्रस्थ, और तीसरा में प्रगामी तरंग, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है दोस्तों वह अनुप्रस्थ होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ट्रैवर्स वेव होता है। मेरा विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है वह ट्रैवर्स वेव होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो सिद्धांत दिए थे वह सर्वप्रथम किसने दिए। तो पहला ऑप्शन रहा है हर्ट्ज, दूसरा में रहा है मैक्सवेल, तीसरा में रहा है ओम, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो सिद्धांत दिए थे वो सर्वप्रथम जो दिए थे वह मैक्सवेल दिए थे। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो सिद्धांत सर्वप्रथम दिए थे दोस्तों वह दिए थे मैक्सवेल दिए थे। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि निर्वात या हवा में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। दोस्तों निर्वात या हवा में जो विद्युत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों वेलोसिटी जो होता है विद्युत इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों आपको पीछे भी बताएं कि जो एक्स मैंने कहने मतलब प्रकाश के चाल से जो चलता है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है वह प्रकाश के चाल से चलता है। तो उसका जो प्रकाश लाइट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, मेरा डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निर्वात या हवा में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि आवृत्ति का एस आई मात्रक होता है। दोस्तों आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एस आई यूनिट होता है वह क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ओम,
दूसरा में दे रहा है एम्पियर, तीसरा में दे रहा है हर्ज और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो हर्ज होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओम होता है दोस्तों वह रेजिस्टेंस का होता है, आपको याद रखना है रेजिस्टेंस का, और एम्पियर जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी विद्युत धारा का होता है। हर्ज हो गया वह आवृत्ति का होता है। तो मेरा फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक हर्ज होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, ताकि आप वो सब वीडियो देखें और आप अपना बोर्ड एग्जाम में बेस्ट मार्क्स अपना लाइए। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा जो होते हैं तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। तो दोस्तों आइंस्टीन ने जो फार्मूला दिए थे दोस्तों वह E=mc²। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा द्रव्यमान और ऊर्जा में जो रिलेशन है दोस्तों वह एनर्जी बराबर जो होता है वह mc² के बराबर होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह फार्मूला जो दिए थे दोस्तों आइंस्टीन ने दिए थे, इनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे एम जो हो गया द्रव्यमान हो गया और सी जो है मेरा जो है लाइट ऑफ वेलोसिटी है। तो आप इन दोनों में जो रिलेशन होता है एनर्जी के तो ही mc² हो जाएगा। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि जेड परमाणु क्रमांक और ए जो है द्रव्यमान संख्या के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो कहने के लिए दोस्तों जेड जो है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और ए जो है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, यानी एटॉमिक मास है। ठीक है, और के आपको पता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है, अगर आप परमाणु द्रव्यमान में से, कहने का मतलब द्रव्यमान संख्या में से अगर आप परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो वही जो है दोस्तों मेरा न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाता है। यानी परमाणु द्रव्यमान में से अगर आप परमाणु संख्या को अगर आप घटा देते हैं तो मेरा जो है न्यूट्रॉन की संख्या आ जा रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वह द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास माइनस मैंने कहने का मतलब परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाता है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, मेरा डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार इसे पूछा जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। दोस्तों किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का जो मान होता है वह कितना होता है दोस्तों, तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का जो उसका चार्ज का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है। -19 कूलम के बराबर होता है। तो देखिए मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जो है बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हुआ। कहने मतलब एक इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का जो वैल्यू होता है वह 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक कूलम में जो होता है वह कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस पूरे चीज़ को अगर आप इधर में बटा में अगर इधर कर देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 हो जाता है। ठीक है, इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा दोस्तों तो कितना आ जाता है, मेरा 6.225 इंटू 10 के पावर 18 आता है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आता है। कहने का मतलब एक कूलम बराबर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछेगा तो मेरा हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन चार्ज का वैल्यू पूछा जा रहा है, चार्ज कितना होता है तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। 29 नंबर में कह रहा है कि परमाणु और न्यूक्लियस के आकार का अनुपात होता है। दोस्तों कहने मतलब परमाणु और न्यूक्लियस का जो आकार होता है उसका अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों उसका जो अनुपात होता है वह 1 कहने मतलब 1 लाख हो गया, अनुपात 1 होता है। कहने परमाणु और न्यूक्लियस का जो आकार का अनुपात होता है दोस्तों वह यही होता है। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कहने का मतलब 1 लाख अनुपात 1 होता है। कहने का मतलब परमाणु और न्यूक्लियस का आकार का जो अनुपात है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में इसे भी पूछा जाता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि मेरा 30वां नंबर में कह रहा है कि किस
रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। दोस्तों किस कलर के लिए जो फोटोन की जो ऊर्जा का मान होगा दोस्तों वह न्यूनतम होता है। तो दोस्तों आप एनर्जी बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, वह hc लैम्डा होता है। ठीक है, यानी मेरा जो है एनर्जी जो है दोस्तों, एनर्जी का जो रिलेशन हो गया वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मैंने लैम्डा हो गया। कहने का मतलब जिसका वेवलेंथ जो होगा, मेरा वेवलेंथ पर इसका एनर्जी किसी भी कलर का डिपेंड कर रहा है। यानी मेरा जो लैम्डा यानी मेरा जो वेवलेंथ जिसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा उसका जो वैल्यू होगा कहने फोटोन की ऊर्जा जो होगा वह न्यूनतम होगा। माने लैम्डा अधिक है तो मेरा एनर्जी हो जाएगा वह कम हो जाएगा। तो मेरा किसका सबसे अधिक किस कलर का जो होता है वह वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, तो वह रेड कलर के लिए होता है। ठीक है, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वह सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक हो गया तो मेरा फोटोन का ऊर्जा जो होगा उसका सबसे कम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फोटोन का ऊर्जा का मान जो न्यूनतम होगा तो वह लाल रंग के लिए हो जाएगा। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हम आपको बताएं कि यह तो है रिलेशन है ई बराबर एस, ई एनर्जी बराबर जो होता है एच सी वाई लैम्डा होता है, ये मेरा रिलेशन है। तो यहाँ से एनर्जी और लैम्डा में जो रिलेशन निकल के आ गया वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। और यानी मेरा जो लैम्डा जिसका अधिक होगा उसका एनर्जी का जो होगा फोटोन का ऊर्जा जो होगा वह कम होगा, और जिसका कम होगा उसका जो एनर्जी होगा फोटोन का ऊर्जा जो होगा वह अधिक होगा। तो किसका अधिक हो जाता है दोस्तों, तो बैगनी रंग का जो होता है वह जो वेवलेंथ होता है वह सबसे कम होता है, तो उसका एनर्जी फोटोन का ऊर्जा हो जाएगा वह सबसे अधिक हो। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा जा रहा है यानी मिनिमम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लाल कलर यानी रेड कलर के जो हो जाएगा फोटोन का ऊर्जा का मान वह सबसे कम होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको हम जितने भी क्वेश्चन है उसको आप काफ़ी अच्छे तरह से समझाने की कोशिश किए हैं, ताकि जो है आपको एक बार में ही आसानी हो जाए और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद करा दें। इसलिए दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पर। 31 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश है दोस्तों, प्रकाश जो है वह क्या है। तो पहला ऑप्शन था यांत्रिक तरंग, दूसरा में दे रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग, तीसरा में दे रहा है ए और बी दोनों, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाइट जो होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया कि ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और यांत्रिक तरंग जो होता है ध्वनि यानी मेरा जो साउंड जो है दोस्तों वह जो है यांत्रिक तरंग है, आप याद रखिएगा। साउंड जो होता है दोस्तों वह मैकेनिकल वेव होता है, और लाइट जो है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग, दूसरा ऑप्शन है अवरक्त तरंग, तीसरा ऑप्शन है परावैंगनिक किरण, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो उदाहरण है वह इनमें से सभी है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हुआ। कहने का मतलब ये तीनों जो है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि कीमती पत्थर को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कीमती पत्थर को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन था परावैंगनिक किरण, दूसरा ऑप्शन अवरक्त तरंग, तीसरा ऑप्शन एक्स किरण, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कीमती पत्थर को पहचानने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परावैंगनिक किरणों का जो प्रयोग किया जाता है वह कीमती पत्थरों को पहचानने के लिए किया जाता है। दोस्तों मेरा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके आप अपना जो है टाइम को नहीं गवाइए फालतू कामों में, और पूरा समय जो है दोस्तों आप जो है अपना पढ़ाई में लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास जो है अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब जितने भी टाइम है आपको पूरा अच्छे तरह से सेल्फ स्टडी में लगाइए, और जो है दोस्तों आप जो है जो कहने का मतलब समय वेस्ट कर रहे हैं उसे आप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ये जो है दोबारा समय आपको लौट कर नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए जितना है जी जान लगा दीजिए और अपना एग्जाम में वेस्ट मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में कह रहा है कि रेडियो तथा टीवी में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रेडियो तथा टीवी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है अवरक्त तरंग, दूसरा में परावैंगनिक किरण, तीसरा में एक्स किरण, और चौथा में रेडियो तथा मैक्रो तरंग। दोस्तों रेडियो और टीवी में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह रेडियो तथा मैक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा रेडियो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियो तथा टीवी में जो प्रयोग किया जाता है वह रेडियो तथा माइक्रो तरंग का यूज किया जाता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है आवेश का, दूसरा ऑप्शन है विभवांतर का, तीसरा ऑप्शन है धारा का, चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है हमें कमेंट करके, किसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वह किसका है। तो दोस्तों हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था।
मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे होगा हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और एक भी समय फालतू कामों में वेस्ट नहीं करिए, पूरा टाइम जो है अपना सेल्फ स्टडी में लगाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए नॉलेज के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।